अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम नोमान हैदर है। मैं उस वक्त तकरीबन 5 साल का था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। मेरी यादाश्त का सिलसिला अब्बा की वफात से ही शुरू होता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अब्बा पलंग पर सीधे सीधे लेटे थे। उन्हें सर से पांव तक सफ़ेद चादर से ढक दिया गया था। अम्मा रो रही थी। आसपास के घरों की औरतें जमा थीं। सबको रोते देखकर मैं भी बगैर हकीकत हाल जाने रो रहा था, बस ये सोचकर कि अब्बा उठते क्यों नहीं या अम्मा उन्हें जगह क्यों नहीं देती। मोहल्ले के लोग मुझे तसल्ली दे रहे थे। ये पहला मौका था कि मैं कब्रिस्तान गया था। उस रोज हल्की हल्की बारिश भी हुई थी। किसी ने मुझे अपनी गोद में उठाकर कब्र के अंदर झांकने को कहा। बेटे, अपने अब्बा के चेहरे को आखिरी बार देख लो। सब लोग मुट्ठी भर भर के कब्र पर मिट्टी डाल रहे थे। मैंने भी अपने नन्हे हाथों से कब्र पर मिट्टी डाली। जब हम अब्बा को कब्रिस्तान में अकेले छोड़कर घर वापस पहुंचे तो मोहल्ले की खवातीन अभी वहां मौजूद थीं। सब ने मेरे सर पर हाथ रखा। फिर बहुत दिन बीत गए। अम्मा अब सिर्फ सफ़ेद लिबास पहनती थी। घर में मैं और बस माँ थी। काम काज के लिए एक माई भी आती थी। अम्मा की हिदायत थी कि मैं ज़्यादा दोस्त ना बनाऊं। 1-2 दोस्त थे जिनसे सिर्फ स्कूल की हद तक दोस्ती थी। ना मैं उनके घर जाता था, वो मेरे यहाँ आते थे। मैं तबीयतन तन्हाई पसंद हो गया था। शायद माँ को भी ये बात पसंद थी। एक अजीब बात यह थी कि हमारे कोई करीबी रिश्तेदार कराची में मौजूद ना थे। अब मैं मैट्रिक पास करके कॉलेज में पढ़ता था। अपनी उम्र के हिसाब से तालीम में कुछ पीछे था। वो इसलिए कि अब्बा के इंतकाल के बाद माँ ने मुझे देर से स्कूल में दाखिल करवाया था। घर में हर तरह की फरावानी थी। अम्मा के पास पैसे रुपए की कमी ना थी। मैं उम्र के उस हिस्से में था कि अब मुझे अपने खानदानी हालात और पस मंज़र को जानने की ख्वाहिश पैदा होती। इससे पहले कि मैं माँ से कुछ पूछता, एक रात जब मैं पढ़ रहा था तो वो दूध का गिलास लेकर आईं, जैसा कि उनका रोज़ का मामूल था। वो मेरे पास आईं और बैठ गईं और कहने लगीं, बेटे, किताब बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। ये तुम्हारी सादतमंदी है कि तुमने कभी मुझसे गैर ज़रूरी सवालात नहीं किए, मगर अब वक्त है कि तुम्हें अपने हालात का इल्म होना चाहिए। ज़िंदगी का क्या भरोसा, जिस तरह तुम्हारा बाप अचानक चला गया, यही कुछ मेरे साथ भी हो सकता है। बेटे, तुम्हारे अब्बा ने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद कानूनी तौर पर इस्लामी विरासत के तहत मेरे और तुम्हारे नाम मुंतकिल कर दी थी। वो कहते थे कि जो मैं जानता हूँ वो तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हारे अब्बा के इंतकाल के बाद जायदाद की देखभाल कानूनी मुशीर फयाज अली एडवोकेट के ज़ेरे निगरानी में करती आई हूँ। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद अपनी जिम्मेदारी उठाओ। मैंने एडवोकेट फयाज को बुलाया है जो तुम्हें तमाम माली मामलात की तफसील बताएंगे। अम्मी ने पहली मर्तबा मुझसे इतनी संजीदगी से बातें की थी, वरना इससे पहले वो सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार मेरी ख्वाहिश को पूरा करके करती थी। मैं भी अपनी दुनिया में मगन था। मेरी हर ख्वाहिश जो पूरी हो जाती थी। हाँ, मुझे कभी कभी एहसास महरूमी होता कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, ना ही कोई करीबी अजीज़ जैसे चचा, मामू, फूफी या खाला। मैंने अम्मी से पूछा, हम अलग थलग क्यों हैं? हमारे करीबी रिश्तेदार क्यों नहीं? मेरे अब्बा का ख़ानदान कहाँ है? मेरे दादा दादी या नाना नानी कौन थे? वगैरह वगैरह। बेटे, तुम्हारे अब्बा के ख़ानदानी पस मंज़र का मुझे कुछ ज़्यादा इल्म नहीं, बल्कि तुम्हारे अब्बा तो ये कह कर गए थे कि एक वक्त आएगा कि बेटे, तुम अपने बेटे दोधियाल का हाल मुझे बताओगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अपने आबाओ अजदाद की खोज में निकलना होगा। अच्छा, ये दूध पीकर अब तुम सो जाओ, रात ज़्यादा हो गई है। इंशाल्लाह कल मैं तुम्हें अपने ज़िंदगी, तुम्हारे अब्बा से मुलाकात, शादी और अपने अब्बा अम्मा यानी तुम्हारे नाने नानी के बारे में अहवाल सुनाऊंगी। शब बखैर कहकर अम्मा अपने कमरे में चली गई। उस रात मुझे बहुत देर तक नींद न आई। अपने ख़ानदान के बारे में जानने की जुस्तजू ने बेचैन किए रखा। मेरे अब्बा कौन थे, कहाँ से आए थे? अपने अब्बा के नाम हैदर बिन हैदर पर मुझे हमेशा ऐसा लगता कि इस नाम के पीछे कोई ख़ानदानी वजाहत ज़रूर मौजूद है। न जाने कितनी देर करवटें बदलता रहा। तबीयत में एक बेचैनी और बेकली सी थी। किसी तौर करार नहीं था। फिर न जाने कब आंख लग गई। क्या देखता हूँ कि मैं एक घने जंगल में खड़ा हूँ। कतार दर कतार शजर सायादार खड़े हैं। फिर अचानक मैंने अपने आप को एक दश्त में खड़े पाया। दूर दूर तक कोई जी हयात मौजूद ना था। एक भयानक सन्नाटा, खामोशी। फिर मुझे इस वीराने में 2 ऊंचे, बहुत ऊंचे खजूर के पेड़ साथ साथ हवा में झूलते दिखाई दिए। उनके पत्ते एक दूसरे में पेवस्त थे। आंख खुली तो दिल बेकरार था। शदीद प्यास। फिर मैं मुसलसल 3 रातों तक वही ख्वाब देखता रहा। मैंने अम्मी से जिक्र किया।
मेरे ख्वाब का सुनकर अम्मी गहरी सोच में डूब गईं। कहने लगी, नुमान मेरे बेटे, मुझे अंदाजा है तुम्हारी इस दिलचस्पी का जो कुदरत ने तुम्हारे दिल में पैदा कर दी है अपने ख़ानदान के हालात जानने का। तो ये ख्वाब एक इशारा है। मैं तुम्हें पहले अपने ख़ानदान के बारे में कुछ बताती हूँ। बेटा, मैं पीरों फ़कीरों और बुज़ुर्गों के पाक शहर मुल्तान में पैदा हुई। जिस तरह तुम मेरे इकलौते बेटे हो, इसी तरह मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। तुम्हारे नाना और नानी का ताल्लुक अजमेर शरीफ से था, वहीं उनकी शादी हुई थी। वो पुश्त दर पुश्त ख्वाजा साहब की दरगाह की खिदमत करते चले आए थे। फिर नाना मुल्तान क्यों आ गए थे? मैंने आदत से मजबूर होकर फ़ौरन अम्मी से सवाल किया। बताती हूँ, सब्र तो करो। तुम अब दरमियान में कोई सवाल नहीं करोगे जब तक मैं अपनी बात ख़त्म न कर लूँ। अम्मी कहने लगी, तुम्हारे नाना बताते थे कि शादी के कुछ अरसा के बाद उन्हें मुसलसल 3 रातों को एक ही ख्वाब आता रहा कि जैसे कोई बुज़ुर्ग उन्हें हिदायत दे रहे हों कि आने वाले की पैदाइश मुल्तान शरीफ में हो। तुम्हारी नानी उम्मीद से थी और यूं अब्बा बुजुर्ग की हिदायत पर अमल करते हुए मुल्तान आ गए। अजनबी शहर था। अम्मा बताती थी उन्होंने अजमेर से मुल्तान तक का सफ़र भारी दिल से किया। आबाई वतन अजीज़ो कारब से जुदाई का गम। उस वक्त तुम्हारी परनानी भी हयात थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि बेटी के यहाँ पहली वलादत उनके ज़ेरे साया हो, मगर जुदाई हमारे मुकद्दर में थी। मुल्तान आकर अब्बा अम्मा ने सबसे पहले हज़रत रुकने आलम के मज़ार शरीफ पर हाज़री दी। फिर उस मज़ार के अकब की बस्ती में रिहाइश पजीर हुए। शुरू में तो अब्बा का ख्याल ये था कि मेरी पैदाइश के बाद वो लोग अजमेर शरीफ वापस चले जाएंगे, मगर बाकी ज़िंदगी का आबोदाना मुल्तान का मुकर्रर था। तुम्हारे नाना ने अनाज के आड़त का काम शुरू किया। अल्लाह ने बरकत दी और काम बढ़ता गया। इसी दौरान मैंने दुनिया में आंख खोली। ये तुम्हारी नानी की तन्हा ज़िंदगी में बहार का झोंका बनकर आ गई। ये हिंदुस्तान की तकसीम से पहले की बात है। मैंने बचपन पुरसकून और पुरमसरत गुजारा। पड़ोस के घर में खाला हलीमा अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। उनके मियाँ यानी खालू नवाब भी आड़त का काम करते थे। दरअसल उन्हीं के मशवरे पर अब्बा ने वो काम शुरू किया था। मैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए खाला हलीमा के यहाँ सुबह से चली जाती। वहीं मेरी हमजोलियाँ जो थीं, आलिया, शाजिया और रतिया। बड़ी बहन आलिया हाफिज़ कुरान थी। दरअसल वही मुझे कुरान पाक पढ़ाती थी। फिर उनकी शादी हो गई और वो रुखसत होकर पाक पतन चली गई। शाजिया मेरी हम उम्र थी और रतिया सबसे छोटी। हमने अपने घर और खाला के घर के दरमियान आंगन की मुश्तरका दीवार में एक दरवाज़ा लगा लिया जो दिन में मुस्तकिल खुला रहता था। हम लड़कियां कभी इधर तो कभी उधर। क्या बेफिक्री के खूबसूरत दिन थे। कभी कभी आलिया बाजी भी पाक पतन से रहने आ जाती। घर में कुरान ख़त्म करने के बाद हमने मिल्लत गर्ल्स स्कूल में एक साथ दाखिला लिया। मैं और शाजिया एक ही क्लास में थी। अतिया ने बाद में दाखिला लिया था। गर्मियों की छुट्टियों में लंबे लंबे दिन सारा दिन खेलते गुजर जाते थे। खाला के घर के बड़े से आंगन में एक आम का घना पेड़ था। उसके मीठे आमों से ज्यादा हमें उसकी मजबूत शाख से मोहब्बत थी, जिस पर हम झूला डालते थे। एक डाली के साथ लटकते पिंजरे में मिट्ठू बेटे हमारे झूले की ऊंची पींग के साथ साथ अपनी टें टें की अलाप बढ़ाते जाते थे। कोने में लगे हैंडपंप से बर्फ जैसा ठंडा पानी जमीन की तह से आता था। शाम होने से पहले हम बाल्टी में पानी भर भर कर आंगन में छिड़काव करती और साथ ही एक दूसरे को ठंडे पानी से तर कर देती। असर की नमाज हम एक साथ अदा करते। असर और मगरिब के दरमियान में शाजिया, आलिया, अम्मा और खाला छिड़काव किए हुए आंगन में बैठ जाते। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उठ रही होती। कभी लस्सी, कभी जौ का सत्तू या फालसे का शरबत बैठे पी रहे होते। अम्मा और खाला अपनी बातों में मगन रहती। कभी कभी हमारी बेकाबू हंसी पर डांट पड़ती कि लड़कियों शर्म करो, क्यों इतने खुलकर कहके लगा रही हो कि बाहर तक आवाज़ जा रही है। कभी कभी किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू हो जाता। खाला अपने घर वालों का और माँ अजमेर शरीफ का जिक्र करने लगती। दोनों ही अपनी अपनी जगह उदास हो जाती। फिर हमसे कहती, बच्चियों अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि तुम अपने माँ बाप के साए में कितनी बेफिक्री की ज़िंदगी गुजार रही हो। जब अपने अपने घरों की हो जाओगी, माँ बाप का साया सर से उठ जाएगा तो तुम्हें ये दिन याद आएंगे। हम उस वक्त उनकी बातों की सच्चाई और गहराई को नहीं समझते थे। मुल्तान तो अपनी गर्मी के लिए मशहूर है, मगर वहाँ सर्दी भी उसी गज़ब की पड़ती थी। सर्दी के अपने मज़े थे। सरे शाम ही गर्म रज़ाइयों में घुसकर गर्म मूंगफलियों की चढ़पड़ होती थी। खौफनाक कहानियों की किताबें पढ़कर रज़ाई मुंह पर डालकर उसमें दुबक जाते। हाय क्या दिन थे। मगर ज़िंदगी के रोज़ो शब हमेशा एक जैसे नहीं रहते। वो मासूम खुशियाँ कब ज़िंदगी की संजीदगियों में बदल गईं पता ही न चला। मैंने और शाजिया ने मैट्रिक पास कर लिया। अतिया अभी स्कूल में ही थी। अब्बा, अम्मा, खाला, खालू मजहबी होने के साथ साथ लड़कियों की तालीम के हक में भी थे। हमने गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में एक साथ दाखिला लिया। घर के बुजुर्ग अब हमें दूसरी नज़रों से देखते।
उनकी आंखों में अपने से जुदा करने की उदासी और गम के साथ साथ चेहरे से परेशानी के आसार झलकते थे। हम सब कुछ समझते हुए भी ऐसी बातों पर सोचने के बजाय अपनी तालीम की तरफ मुतवज्जो रहते। मेरी जिंदगी के शबो रोज बिल्कुल बदलने वाले थे। मुझे आने वाले कड़े वक्त का कोई इल्म न था, मगर एक अनजाना सा खौफ दिल पर तारी रहने लगा। एक दो मरतबा मैंने अम्मा यानी तुम्हारी नानी से जिक्र किया कि मुझे न जाने क्यों दिल में खौफ रहता है। उन्होंने कहा कि बेटी, बदलती उम्र में ऐसा होता है। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कई दुआएं बताईं। फिर बेटे वो धड़ का हकीकत में तब्दील हो गया और मेरी जिंदगी एकदम से बदल गई। मैंने घबरा कर पूछा, अम्मी क्या हुआ था? सब्र तो करो नमान बेटा, जरा मुझे अपने दिल को मजबूत कर लेने दो। इतना अरसा गुजर गया, लेकिन मुझे मालूम है कि वो दिन दोहरा कर मैं तुम्हें रंजीदा और अपने मुंदमिल जख्मों को फिर से हरा कर लूंगी, मगर तुम्हें अपने अब्बा की हकीकत तक पहुंचाने के लिए मुझे ऐसा करना होगा। तुम्हारे नाना का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। उन्हें अनाज की खरीदो फरोख्त के लिए दूसरे शहरों में भी जाना पड़ता था। उसी दौरान खालू ने हज का प्रोग्राम बनाया। खाला भी साथ जा रही थी। उन्होंने अब्बा से भी कहा, मगर उन्होंने कहा कि दोनों के साथ जाने की वजह से घर में लड़कियां अकेली रह जाएंगी, इसलिए उन्होंने अगले साल अम्मा के साथ जाने का प्रोग्राम बनाया। खाला और खालू हज करके वापस आ गए। वहां के पुरतकद्दस माहौल का अहवाल सुनकर तुम्हारे नाना नानी ने आइंदा साल हज पर जाने का प्रोग्राम बनाया। साल गुजर गया। माँ बाप की तैयारी मुकम्मल थी। रवानगी से पहले एक रात अम्मा ने मुझे मोहब्बत भरी नसीहतें की और ये कहा कि मैं हंसी खुशी रहूं। अम्मा को तसल्ली नहीं हो रही थी। वो बार बार छोटी छोटी बातें समझा रही थी। बेटी, हम एक मुकद्दस फरीजा अदा करने जा रहे हैं। तुम्हें अकेला छोड़ने को बिल्कुल दिल नहीं मानता, मगर जब मौला का बुलावा मक्के मदीने के लिए आ जाए तो कोई रुक नहीं सकता। बेटी, मैं खाना काबा की चादर को पकड़कर तेरे लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह तुझे ऐसा बर दे जो तुझे सुख चैन के साथ साथ तुम्हारी आने वाली नस्ल को भी नेमत खुदावंदी से बहरावर करे। गोया अम्मा की जुदाई मुझे रंजीदा की हुई थी, मगर मैं उसका इजहार नहीं कर पा रही थी। मैंने अम्मा की तसल्ली के लिए हंसते हुए कहा कि दुआ जो भी आप करेंगी वो तो करेंगी ही, मगर मेरे लिए अजवा खजूर जिसमें बादाम भरा होता है और असली शेफोन का दुपट्टा जरूर लाइएगा। उस जमाने में मुल्तान से हवाई सफर शुरू नहीं हुआ था। मुल्तान से कराची बजरिया ट्रेन, फिर वहां से हज की प्रवास होती थी। मुल्तान के कैंट स्टेशन पर मैंने अब्बा अम्मा को फूलों से भरे हुए रुखसत किया था। उन फूलों की महक आज भी मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई है। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेल के आखिरी डिब्बे को उस वक्त तक देखती रही जब तक कि वो मेरी नजरों से ओझल ना हो गया। मैं तो समझती थी कि 2-3 महीने की बात तो है। खाला खालू जब गए थे और लौट कर आए थे तो दरमियानी अरसे का पता ही ना चला, मगर अब अम्मा अब्बा की गैर मौजूदगी में दूसरे ही दिन से घर की तन्हाई काट खाने को दौड़ती। वो तो शुक्र है कि शाजिया और अतिया मौजूद थीं। खुशकिस्मती से उन्हीं दिनों आलिया बाजी भी अपने नन्हे मन्ने गोल मटोल से बेटे शारिक के साथ आई हुई थी। आंगन का दरवाज़ा मुस्तकिल खुला रहता था। शारिक मुझसे बहुत हिल गया था। दिन तो गुजर जाता था, मगर जब रात बिस्तर पर सोने के लिए लेटती तो नींद कोसों दूर होती। अम्मा का रोज़ का मामूल था कि सोने से पहले मेरे पास ज़रूर आती थी और कोई ना कोई दिलचस्प बात ज़रूर बताती थी और ख़ुद यादें माजी में खो जाती थी। मेरे उल्टे सीधे सवालात के जवाबात कहती थी। अम्मा अब्बा को हज पर गए हुए 2 माह गुजर चुके थे। अब उनके आने का वक्त था। मैं बहुत खुश थी। अम्मा के साथ गए हुए बहुत से हाजी हजरात अपनी बारी पर वापस आ रहे थे। फिर एक रोज जब नवाब खालू के करीबी अजीज हज से वापस पहुंचे तो घर पर सामान छोड़कर सीधे खालू से मिलने आ गए। वो लोग बैठक में बैठे थे। खाला ने शरबत के गिलास शाजिया को ले जाने के लिए दिए। फिर शाजिया ने वापस आकर मुझसे कहा कि अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं। मैं कमरे में दाखिल हुई और सलाम किया तो खालू आने वाले हाजी साहब के साथ उठ खड़े हुए। दोनों बहुत उदास और गमगीन दिखाई दे रहे थे। खालू की दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि ये है हाजी नूर साहब की बेटी साबरा। उन बुजुर्ग ने भी मेरे सर पर हाथ रखा। बेटी, सब्र से काम लेना, ज्यादा गम न करना। शायद खुदा को यही मंजूर था। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं बेसुध खड़ी रही। क्या हुआ? मेरे मुंह से बमुश्किल सिर्फ यही निकल सका। उसी लम्हे खालू ने खाला को आवाज दी। वो घबरा कर अंदर आई और खालू के इशारे पर मुझे अपने सीने से चिमटाकर अंदर ले गई। मैं खाला से लिपट कर बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरे अम्मा अब्बा कहाँ हैं? उन्हें क्या हुआ? खालू क्या कह रहे हैं? मैं कुछ सुनने से पहले ही शिद्दत गम से नीम बेहोश हो गई। कुछ होश आया तो मेरा सर खाला की गोद में था। शाजिया खड़ी पंखा झल रही थी। अतिया गुमसुमे कोने में बैठी थी। खालू मोड़े पर खाला के करीब बैठे थे। खाला ने मुझे पानी पिलाने की कोशिश की। खालू ने गुलगीर आवाज में कहा, बेटा, जिंदगी अल्लाह की अमानत है, जब चाहे वापस ले ले। इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं। जाना तो एक दिन सबको है,
कोई आज तो कोई कल। हाय मेरा दोस्त, मेरा साथी मुझसे बिछड़ गया, मैं अकेला रह गया। इतना कहकर खालू फूट फूट कर रोने लगे। खाला ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, मेरी बच्ची तो अकेली रह गई, अब मैं ही तेरी खाला हूं और मैं ही तेरी माँ। ऐ हाजरा, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी। मेरी बहन हाजरा, तेरी बेटी मेरे पास अमानत है, मैं इसे तेरा प्यार दूंगी। खाला खुद ही बोले जा रही थी। उनकी हिचकी बंद गई तो मैं तड़प कर उनकी गोद से अलग हो गई। दीवाना वार अब्बा और अम्मा को पुकार कर अपने घर की तरफ भागी। शाजिया मेरे पीछे भागी, वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में अपने अम्मा अब्बा को पुकारती फिर रही थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मैं अम्मा के बिस्तर पर निढाल होकर गिर पड़ी, शायद अपने हवास खो बैठी थी। गर्ज ये कि नौमान बेटे, मैं उन दिनों की तफसील क्या बताऊं, मेरी जिंदगी तो बस अंधेरे में डूब गई थी। हज पर क्या हुआ था अम्मा? हुआ ये था बेटे के बड़े शैतान को कंकरियां मारने के अमल के वक्त वहां जमे गफीर होने की वजह से खलकत में एक भगदड़ मची और अब्बा फिसल कर गिर गए। फिर किसे होश था उन्हें उठाने का, वो बेचारे कुचल कर मारे गए। अम्मा इस भीड़ में उनसे पहले ही जुदा हो चुकी थी। वो उनकी तलाश में रही। जब उन्हें अपनी बर्बादी का इल्म हुआ तो इस गम की शिद्दत को बर्दाश्त न कर सकी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। साथ गए हुए लोगों ने उन्हें मकामी अस्पताल में दाखिल करवा दिया। लोग बताते हैं कि उनके मुंह से साबरा साबरा निकल रहा था। फिर वो सकते में चली गईं और इसी आलम में उनकी वफात हो गई। मेरे बेटे, तुम उस वक्त की जहनी कैफियत का सोच भी नहीं सकते। मैं यतीम और यतीम हो गई। अब्बा अम्मा दोनों यक्के बाद दीगरे मुझे अपने पीछे तन्हा छोड़कर खुदा के पास चले गए। फिर मेरी प्यारी अम्मी ने बाकी वक्त कैसे गुजारा, आपको सब्र कैसे आया? मैंने उदास होते हुए पूछा। बेटे, जिंदगी की घड़ियां किसी के लिए नहीं रुकती। शायद मेरे वालिदैन ने मेरा नाम साबरा इसीलिए रखा था। देखो आज मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। अल्लाह को तुम्हें इस दुनिया में लाना था। अच्छा बेटे नुमान, बहुत रात हो गई, बाकी बातें कल होंगी। नहीं अम्मी, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आप अब्बा जान के मुतालिक बताइए कि वो आपकी जिंदगी में कब और कैसे आए, मैंने जिद करते हुए कहा। अच्छा तो फिर सुनो। वालिदैन की अचानक जुदाई के गम का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा था, जिसका बोझ मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैं एक हिज़यानी कैफियत में चली गई। शाजिया ने मुझे बाद में बताया कि मैं शदीद बुखार में तप रही थी और नीम बेहोशी के आलम में मेरे मुंह से नाकाबिले फहम अल्फाज निकल रहे थे। डॉक्टर मुझे सुकून का इंजेक्शन कई बार लगा चुके थे। खाला हलीमा हर वक्त मेरे सिराने बैठी रहती और दम पर दम करती रहती। शाजिया हर मुमकिन तरीके से मुझे तसल्ली दे रही थी। छोटी अतिया सहम गई, खामोशी से मेरा चेहरा देखती रहती और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाती रहती थी। मैं होश में आकर अपने गम को याद करके दोबारा इसी कैफियत में मुब्तला हो जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के मरहम ने अपना काम दिखाया। अब मैं सब कुछ समझते हुए भी होश में थी। माँ बाप की शहादत को 1 माह गुजर गया। हाँ बेटे, तुम्हारे नाना नानी यकीनन शहादत के दर्जे पर फाइज थे। मैंने बुजुर्गों से सुना और पढ़ा था कि दौरान हज किसी रुकन की अदायगी में किसी की हादसाती और कुदरती मौत हो जाए तो ना सिर्फ हज कबूल होता है, बल्कि वो शख्स किसी शहादत के मर्तबे पर फाइज हो जाता है। बस बेटा, यही सोचकर दिल मजबूत कर लिया। दिन यकसर बदल गए। एक दिन जब मैं शाजिया और अतिया के साथ बैठी हुई थी और कुछ पुरसुकून दिखाई दे रही थी तो खाला मेरे पास आई और बोली, बेटी साबरा, तुमने जिस सब्र से काम लिया उसका तुम्हें जितना भी मीठा फल मिले कम है। तुम्हारे खालू तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। कैसी बातें खाला? मैंने डरते डरते पूछा। बेटी, तुम्हारे अब्बू के कारोबार के सिलसिले में। खाला, मुझे क्या पता, आप लोग मेरे माँ बाप की जगह हैं। सच कहती हो बेटी, हमारी मोहब्बत अपनी जगह। हमने कभी तुम्हें शाजिया और अतिया से अलग नहीं जाना, मगर बेटी ये दुनिया बड़ी खराब है। यहाँ तुम मोहब्बतों के दरमियान भी बहुत से तलख हकायक का सामना करना पड़ता है। बहरहाल तुम्हारे खालू किसी वक्त तुम्हें तुम्हारे हालात से आगाह करेंगे। फिलहाल तुम अपने जहन पर बोझ मत डालो। मैं जहनी तौर पर बिल्कुल मफलूज होकर रह गई थी। मुझ में सोचने समझने की सलाहियत सलब होकर रह गई थी। दिन रात एक अजीब सी बेखुदी में मुब्तला थी। हकीकत से फरार की कोशिश करती थी, मगर कब तक। मैंने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। फिर शाजिया की जिद पर कि उसके साथ कॉलेज जाती रहूं। शायद इस तरह मैं पढ़ाई में मसरूफ़ होकर कॉलेज के माहौल में अपने गम की शिद्दत कम कर सकूं। उस रोज़ तकरीबन 1 महीने बाद कॉलेज गई। सब लड़कियों और टीचर्स ने भी मुझसे इजहार हमदर्दी की। मैं जिधर जाती लड़कियों की निगाहें हमदर्दाना तौर पर मेरा पीछा करती। मैं और एहसासे महरूमी में मुब्तला हो गई। फिर मैंने बददिल होकर कॉलेज ही छोड़ दिया कि कभी प्राइवेट इम्तिहान में दे लूँगी। जिस रोज़ खाला ने मुझसे कहा था कि नवाब खालू मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, उसके दूसरे दिन मैं खाला के साथ उनके मना करने के बावजूद बावर्ची खाने में उनका हाथ बटा रही थी। खालू आए और वहीं बैठ गए। मैंने अदब से सलाम किया। उन्होंने
हस्बे आदत बहुत सी दुआएं दी और कहने लगे, देखो बेटी, जो बातें मैं अब तुमसे करने वाला हूं, मुझे मालूम है कि तुम्हें उन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं, मगर दुनिया में कितने मसाइल ऐसे होते हैं कि ना चाहते हुए भी उनका सामना करना पड़ता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनकी निशानी मेरे पास मौजूद है। उनके लाखों के कारोबार की हकीकी वारिस मेरे सामने बैठी है। बेटी, मुझे क्या खबर थी कि मेरे दोस्त को आने वाले वक्त की खबर हो चुकी थी। अपने कारोबार पर पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे देते हुए कहने लगे, नवाब, मैं इस मालिक हकीकी के बुलावे पर उसके दर पर हाजिरी देने जा रहा हूँ। क्या अजीब है कि उसे ये मेरी अदा इतनी पसंद आ जाए कि वो मेरी कोताहियों को दरगुजर फरमाकर मुझे दुनिया की कैद से आज़ाद कर दे और मुझे आइंदा गुनाहों से बचाकर अपने पास बुला ले। फिर क्या जीस्त और क्या जीस्त के मसाइल। हाँ, मेरा खून, मेरा सरमाया हयात, मेरी आंखों की बसीरत और दिल का करार, मेरी जिगर दुख्तर हाजरा नूर चश्मी साबरा को तुम्हारे सुपुर्द किए जा रहा हूँ। अल्लाह तुम सब का हामी और नासिर होगा। मेरे दोस्त नूर, तुम नूरिस्तान पहुँच गए, मगर न जाने अभी कितने अंधेरे उजाले देखने हैं। इतना कहकर खालू रोने लगे। मेरी बेटी, अब तो मेरी दिन रात की यही दुआ है कि मैं अपने हमदर्द और मोहसिन नूर की बेटी के हक में अपनी तमाम जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से पूरी कर सकूं। बेटा, तुम्हारे अब्बा का लाखों का काम फैला हुआ है, उनमें बड़ी इंतज़ामी सलाहियत थी। खेती बाड़ी की ज़मीन तो मज़ारों को दे रखी है, आड़त का काम उन्होंने खुद संभाला हुआ था। बेटी, कारोबार में ऊंच नीच होती रहती है। फिर अब मैं अकेली जान अपने काम के साथ साथ तुम्हारे अब्बा के काम को संभाल नहीं पाऊंगा। मैं सोचता हूँ मुनासिब वक्त और कीमत पर सब सरमाया तुम्हारे नाम सरकारी तमस्कात में लगा दूं। मौला करीम तुम्हें अच्छे घर का करे। तुम्हारे पास इतना खुद होगा कि किसी की मोहताजी नहीं होगी। बोलो बेटी, तुम्हारा क्या ख्याल है? खालू ने जो कुछ कहा था वो मेरे कानों ने सुन तो जरूर लिया था, मगर मैंने कुछ समझने की कतन कोशिश नहीं की। मेरे छोटे से जहन में मेरे माँ बाप की जुदाई का गम और उनकी याद के सिवा कोई और जगह थी ही नहीं कि कुछ और सोच सकती। प्लीज़ खालू, आप मुझसे कुछ ना कहें, कुछ ना बताएं। आप मेरे अब्बा की जगह हैं। खाला मेरी माँ, अम्मा अब्बा ने तो कभी मुझसे ऐसा नहीं पूछा, फिर आप क्यों ऐसे पूछ रहे हैं? खालू खामोश हो गए, फिर कुछ लम्हे ठहरने के बाद बोले, बेटी, हमारे ना चाहते हुए भी हमें हकाइक का सामना करना पड़ता है। खैर, रब्बुल इज़्ज़त मुझसे वो काम ले रहे हैं जिससे मेरी इज़्ज़त कायम रहे। फिर वो मुझे दुआएं देते हुए उठकर चले गए। खाला सीधी सादी घरेलू खातून इस मामले में क्या बोलती, सिर्फ इतना ही कहा, बेटी, तुम्हारे खालू तुम्हारे हक में बेहतरी सोचते होंगे। बेटे नुमान, मैं तुम्हें नवाब खालू की शख्सियत और उनके औसाफ के बारे में क्या क्या बताऊं, कहाँ तक बताऊं? बस ये समझ लो कि अल्लाह की तरफ से वो इसारो कुर्बानी, हक हलाल और सबसे बढ़कर अमानत की पासदारी का एक नमूना थे। कुछ अरसे बाद वो मुझसे मुतफर्रिक कागजात और दस्तावेजात पर दस्तखत करवाते रहे। हर कागज़ को देने के बाद वो मुझसे कहते कि मैं पहले इसे अच्छी तरह पढ़ लूँ और अगर कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछ लूँ, फिर दस्तखत करूँ। एक दो बार मर्तबा मैंने बगैर पढ़े उनके सामने कलम लगाना चाहा तो उन्होंने मना किया। बेटी, मुझे भी अपने मालिक हकीकी को मुंह दिखाना है, जवाब देना है। हर मामले में तुम्हारी रजामंदी और मर्जी शामिल होनी चाहिए। उसके बाद एक दो बार मैंने उन सरकारी कागजात को पढ़ने की कोशिश की, मगर सच्ची बात तो यह है कि उन कानूनी नुकात को समझ ही ना पाई। अब्बा की लाखों की जमा पूंजी अब मेरे नाम थी। मैं भला इस दौलत का क्या करती? हर माह का सरकारी मुनाफा अलग जमा हो जाता। खालू मेरे ना चाहते हुए भी मुझे हिसाब बताते रहते। फिर मैंने खाला के मशवरे पर यह किया कि ऐसे अशखास को उम्रा और ज़ियारत पर भेजने का सवाब कमाती रही जो ख्वाहिश के साथ इस्तात नहीं रखते थे। अच्छा अम्मा, अब आप मुझे अब्बा के बारे में कुछ बताएं कि आपकी उनसे कब और कैसे शादी हुई? मैंने बेकरारी का इजहार करते हुए पूछा। मैं उसी तरफ आ रही हूँ नुमान बेटे, मैं पूरी तफसील के साथ शादी का हाल बताऊंगी। इसलिए नहीं कि इसमें कोई हसीन रोमांटिक पहलू निकलता है, तुम मेरे बेटे हो, कोई सहेली नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरा फ़र्ज़ बनता है और तुम्हारे वालिद का मुझ पर कर्ज है। उन्होंने न जाने किन मसलहत के तहत अपने बारे में बहुत सी बातों को राज में रखा, मगर तुम्हारी पैदाइश के बाद तुम्हारे समझदार होने पर अपने बारे में सब कुछ बताना चाहते थे, मगर अफसोस नागहानी मौत ने उन्हें मोहलत न दी। हाँ, तो मैं बात वहीं से शुरू करती हूँ। 1 साल और बीत गया। मैं और शाजिया हम उम्र थी। बड़ी बहन आलिया और ऊपर तले 3 बच्चों के बाद अब मुल्तान कम आती थी। 1-2 मरतबा मैं शाजिया अतिया खाला के साथ पाक वतन हो आई थी। आलिया अपने घर में खुश थी, अतिया भी स्कूल में थी। वो बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, शाजिया कबूल सूरत थी। मैं अपने बारे में क्या कहूँ कि मुझे हर कोई पसंद करता था। शायद मेरे चेहरे की जाज़बियत में मेरी मासूमियत
और कुछ महरूमियत भी शामिल रही थी। वो ज़माना और था, शहर और था। उस वक्त अपनी तमाम तर मोहब्बत और चाहत के बावजूद जवान लड़कियां माँ बाप पर बोझ बन जाती थीं, और मैं तो अपने मोहसिनों के लिए, जिनसे कोई खून का रिश्ता भी न था, एक अमानत थी। अब मैं दिल में सोचती थी कि उम्र, माशरा, समाज, तहजीब, मजहब और रस्म व रिवाज की भेंट चढ़ना होगा। इस तरह खाला खालू को भी दिली इत्मीनान होगा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अपने वालिदैन के ज़ेरे साया होती तो जितने नखरे चाहती दिखा सकती थी। अभी तो कई बात भी इस सिलसिले में नहीं हुई थी, और मैंने यहाँ तक सोच डाला, या मजबूरन सोचना पड़ रहा था। ये फैसला कर रखा था कि जहाँ पहल की बात होगी मैं शाजिया को आगे कर दूंगी। हालात ने मुझे उम्र से ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया था। खुदा के फजल से खालू भी अपनी नेकनीति और मेहनत और कारोबारी सूझबूझ रखने की वजह से अच्छा कमा रहे थे, और शाजिया उनकी चहेती बेटी थी। यकीनन कुदरती तौर पर उनके जहन में पहले शाजिया का ख्याल आएगा। कभी कभी मुझे अपनी ऐसी सोच पर अफसोस होता, और मैं दुआएं पढ़कर अपनी सोच को बदलती। ऐसे ख्यालात मुझको जहनी कश्मकश में मुब्तला कर देते। नमाज पढ़कर सुकून हासिल होता था। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार रहता था। वक्त का पहिया घूम रहा था, घड़ी की सुइयां भाग रही थीं। देखते ही देखते 1 साल और बीत गया। दिल की तन्हाई अब दिलो जान का एक हिस्सा बन चुकी थी। गोया जिंदगी की घुटन से समझौता हो गया था। एक रोज खाला ने बताया कि खालू जिला बहावलपुर के किसी दूर इलाके में जा रहे हैं, जहां बुजुर्गों के एक खानदान का सिलसिला है जो जनूबी पंजाब और ख़ास तौर पर बहावलपुर, मुल्तान से मुल्हिक जनूबी इलाकों में मौजूद दीगर मकामात मुक़द्दसा पर आने वाले ज़ायरीन के क़याम ताम का बंदोबस्त करता है। खालू मुल्तान में मौजूद शाह रुकने आलम हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया और शमसुद्दीन सबरवारी रहमतुल्लाह अलैह के मुतद्दफ़ीन की देखभाल के ज़िम्मेदार थे। इस सिलसिले में वो ज़रूरी हिदायत लेने जा रहे थे। 1 हफ्ते बाद जब वो वापस आए तो उनके साथ कोई मेहमान भी था। अब चूंकि आंगन का दरवाज़ा मुस्तकिल खुला रहता था, लिहाजा दोनों घर एक हो गए थे, और किसी मेहमान के ठहरने की काफ़ी गुंजाइश थी। आने वाला मेहमान कोई जवान शख्स था। वैसे तो खालू पर्दे का बहुत ख्याल रखते थे, मगर खाला मेहमान के सामने चली गई और मैंने उन्हें लफ्ज़ बेटा इस्तेमाल करते हुए सुना। हैदर बेटा। गोया आने वाले अजनबी का नाम हैदर था। हाँ, वो मेरे लिए अजनबी मेहमान था। मैंने महसूस किया कि खाला खालू उस मेहमान का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहे थे। खाला अच्छा खाना पकाती थी जो एहतमाम से तैयार किया जाता था। छोटी अतिया हैदर साहब के पास चली जाती और वापस आकर मुझे और शाजिया को बताती थी कि भाईजान बहुत अच्छे हैं, ये देखिए मुझे विलायती टॉफ़ी दी है और बड़े मज़े मज़े के किस्से सुनाते हैं। तो क्या अम्मा ये हैदर मेरे अब्बा तो नहीं थे? मैंने तुमसे कहा था ना नुमान, बीच में मत बोलना, मगर तुमसे सब्र नहीं होता। हैदर तो किसी का भी नाम हो सकता है, अम्मी ने कदरे मुस्कुराते हुए कहा। नुमान, अब जब कि तुम मेरे सामने एक जवान बेटे की हैसियत से बैठे हो, एक अरसा गुजर गया, फिर भी उन दिनों को याद करके मुझे ये मुस्कुराना भी अच्छा नहीं लगता। उस जमाने में तो हंसी या मुस्कुराहट मेरे होंठों से यूं गायब हो गई जैसे वो कोई गुनाह की बात थी। एक मर्तबा खालू की गैर मौजूदगी में जब अतिया भी स्कूल गई हुई थी, खाला ने शाजिया से कहा कि वो मेहमान को नाश्ता दे आए। शाजिया खासी शर्मीली लड़की थी। वो मुझसे कहने लगी कि मुझे अकेले अंदर जाना अच्छा नहीं लगता, साबिरा तुम भी मेरे साथ चलो। ये पहली मर्तबा था कि मेरा अजनबी मेहमान हैदर से सामना हुआ। जब हम अंदर कमरे में गईं तो वो अखबार पढ़ रहे थे। हमें देखकर खड़े हो गए। अरे आप लोगों ने जहमत क्यों की? उन्होंने हिचकिचाहट से कहा। हम शर्माते हुए सलाम के साथ नाश्ता मेज़ पर रखकर फ़ौरन ही वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि उन्होंने कहा, सुनिए, क्या आप लोग जुड़वा बहनें हैं? जी, ये मेरी खाला की बेटी शाजिया है, मैंने कहा। और आप? जी, इनका नाम साबिरा है। समझ लीजिए ये मेरी खाला की बेटी हैं। समझ लीजिए, मैं समझा नहीं, उन्होंने शाजिया से कहा। जी, इनके वालिदैन का हज के दौरान इंतकाल हो गया। अब ये हमारी सगी बहन की तरह हैं, हमारे साथ ही रहती हैं। हाँ, नवाब चाचा ने मेरे वालिद से जिक्र किया था। साबिरा, माफ़ कीजिएगा, मैंने शायद आपके मुतालिक पूछकर आपको दुख दिया, मुझे अफसोस है। हैदर उसके बाद खामोश हो गई और हम फ़ौरन उस कमरे से बाहर आ गई। खाला ने शाजिया से नाश्ता ले जाने को कहा था, मगर जब हम वापस आए तो उनके चेहरे पर नागवारी थी। मुझसे कहने लगी कि तुम भी अंदर चली गई थी। शायद मेरा मेहमान से सामना करना उन्हें अच्छा नहीं लगा था, मगर फिर शाजिया भी तो मेरी हम उम्र थी। मुझे पहली मर्तबा अपने और शाजिया के दरमियान कुछ फ़र्क महसूस हुआ। हो सकता है कि खाला ने सिर्फ मोहब्बत में ऐसा कहा हो, मगर चेहरा मोहब्बत की गवाही नहीं दे रहा था। उस वक्त मैं बात की गहराई को ना समझते हुए उदास हो गई। दिल को एक ठेस सी लगी थी कि खाला ने ऐसा मुझसे क्यों कहा। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। अम्मा की याद ने तड़पा दिया।
ऐसा जी चाह रहा था कि काश इस वक्त अम्मा बिस्तर पर लेटी होती तो मैं उनसे लिपट कर रोती रहती जब तक कि वो मुझे थपक कर सुला ना देती। उस रात ख्वाब में अम्मा आई और मुझसे कहने लगी कि बेटी, अब तुझे अकेले ही इस दुनिया का सामना करना है। तू किसी की तरफ से बददिल ना होना, तेरे हक में सबसे बेहतर होगा इंशाल्लाह। सुबह आँख खुली तो अम्मा की बात याद आ गई कि किसी की तरफ से बददिल मत होना। फिर खाला के चेहरे में अम्मा की झलक नजर आई। मुझे उनकी सारी मेहरबानियां याद आईं। हैदर 1-2 रोज और रहे। उस दौरान फिर हम उनके कमरे में नहीं गईं। उनके जाने के बाद खाला और खालू आपस में कुछ बातें करते रहे जिसमें हैदर साहब का नाम भी आता है। फिर अचानक खालू दोबारा बहावलपुर का कहकर चले गए, मगर जल्दी वापस आ गए। खामोश खामोश से थे। वो खाला से कुछ कहना चाहते थे मगर हमारी मौजूदगी में खामोश रहे। आम तौर पर मैं शाजिया और खाला के साथ दोपहर का खाना खाने के बाद अपने मकान के हिस्से में आ जाती और माँ के पलंग पर नमाज ज़ोहर के बाद सोती और फिर असर से पहले उठ जाती। उस रोज़ मैं शाजिया के साथ ही उसके कमरे में लेट गई। शाजिया अतिया को स्कूल का होमवर्क कराने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। मैं कमरे में अकेली थी। साथ के कमरे में खाला और खालू बातें कर रहे थे। दरमियानी खिड़की का पट खुला हुआ था। उन्हें दूसरे कमरे में मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं था। मैंने सोचा कि खिड़की बंद कर दूं मगर हिम्मत नहीं हुई और लेटी रही। खालू कह रहे थे, शाजिया की माँ, ये सब ऊपर वाले के खेल हैं। जो उसे मंजूर होगा वही होगा। इंशाल्लाह हमारे हक में जो बेहतर है वही होगा। खाला ने पूछा, क्या हुआ? खालू कुछ खामोश रहे, जैसे दिल में कुछ फैसला कर रहे हों। बेटे, ये वो ज़माना था या वो लोग थे जो घर की औरतों को हर मामले में काबिल मशवरा नहीं समझते थे, इसलिए बहुत से मसाइल मसलन कारोबारी, कानूनी या सियासी बातों को अपनी हद तक महदूद रखते थे। मगर बच्चों की शादी, ब्याह, मंगनी, कपड़ा लता, जेवर वगैरह औरतों पर छोड़ दिया जाता था। खालू कहने लगे, देखो शाजिया की माँ, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि मुझे बड़ी हैदर साई ने क्यों तलब किया था। पहले मुझे भी मालूम नहीं था। जब वह वहाँ पहुँचा तो इस मर्तबा वो मुझसे दूसरी तरह पेश आए। बहुत मोहब्बत से बोले, नवाब हुसैन, मैंने तुम्हें मज़ारात के किसी इंतज़ामी सिलसिले में नहीं बुलाया है। तुमसे एक ज़रूरी बात और मशवरा करना है, बल्कि मेरी तरफ से तो फैसला है, सिर्फ तुम्हारी हाँ चाहिए। मैंने कहा, साईं, हम आपके ताबेदार हैं, फरमाए बंदा हाजिर है। कहने लगे कि अब ये हमारी इज्जत और आपस की रिश्तेदारी की बात है। हमारे यहाँ हसब नसब का यक सिलसिला पुश्त दर पुश्त चला रहा है। हम पुश्ती नजीबुल अतर हैं। मुझे पूरे ख़ानदानी पस मंज़र और शजरे का इल्म है। इसी वजह से मुल्तान में बुज़ुर्गों के आस्थाने पर मामूर हूँ। जैसा कि तुम्हारे इल्म में है कि मेरा एक ही बेटा है, अब उसी से हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी। मैंने उसका नाम अपने नाम पर रखा है, यानी हैदर बिन हैदर। मैं अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। मेरे कबीले की ये शादी होगी जहाँ लड़की बाहर से आएगी, मगर हसब नसब का तसलसल तो मर्द से चलता है। खैर मेरे दोस्त, मैं इब्ने हैदर के लिए बिनते नवाब के रिश्ते का तालिब और ख्वाहिशमंद हूँ। कहो तुम क्या कहते हो? शाजिया की माँ, साईं की बातों से मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था, मगर अब उन्होंने खुलकर बात की। मैंने उनसे कहा कि साईं, ये हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि हमारी बच्ची आपकी इज्जत बने और आपके ख़ानदान में ब्याही जाए। हमारी तरफ से तो कोई इनकार नहीं। हाँ साईं, एक बात कहने की जुर्रत करूँगा कि हैदर बेटे की रजामंदी शामिल होनी चाहिए। शरीयत भी इस बात की इजाज़त देती है कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देख लें और दोनों की हाँ शामिल हो। हाँ सही कहते हो नवाब, शरीयत ने तो शुरू ही से बाहमी पसंद की इजाज़त दे रखी है, मगर पहले क्या मजाल कि बच्चों की के वालिदैन के सामने चूं भी कर सकें। मगर अब वक्त बदल गया है। मैं ऐसा करता हूँ कि हैदर को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। वो चंद रोज़ तुम्हारा मेहमान रहेगा। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। फिर खुद ही बोले, नवाब, मुझे मालूम है कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं। बड़ी तो तुमने ब्याह दी, एक अभी छोटी है। पिछले उर्स के मौका पर मैंने मंजली को देखा तो उसी को मैं हैदर से मंसूब करना चाहता हूँ। शाजिया नाम है ना उसका, इस कबीले की इज्जत बनकर आएगी। फिर शाजिया की माँ ने बातों बातों में अपने मरहूम दोस्त नूर और हज पर उनकी शहादत का जिक्र किया और साबरा बेटी के मुतालिक बताया कि अब हमारे पास ही बेटी की तरह रहती है। उन्होंने मेरे जज्बे की तारीफ की थी। ये बातें तो हैं उस वक्त की जब मैं उस सिलसिले में साईं के बुलाने पर पहली मर्तबा गया था और हैदर ने मुझे फौरन बुला भेजा तो मैं खुश था, क्योंकि हैदर बेटे को खुश वापस जाते देखा था। मगर जब मैं पहुंचा तो बड़े हैदर साईं सख्त बरम थे। कहने लगे, नवाब ये क्या? मैंने तो तुमसे ख़ास तौर पर तुम्हारी बेटी शाजिया का नाम लेकर कहा था, मगर अब सबजादे इनकारी हैं। कहते हैं मैं उसी घर में शादी करूंगा, मगर साबरा के साथ। ये सब क्या किस्सा है
उन्होंने साबरा को कैसे देख लिया? शाजिया की माँ ने शाजिया का सामना क्यों नहीं करवाया? नुमान बेटे, तुम मेरी उस वक्त की कैफियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं बिन माँ बाप के अकेली गैर खूनी रिश्तेदार खाला खालू के पास उनकी मोहब्बत और मेहरबानियों की वजह से रह रही थी। उनको कोई और लालच भी नहीं थी। उन्होंने पहले ही अब्बा की सारी दौलत मेरे नाम कर दी। अब मैं उनके लिए बायसे मुश्किल और रंज बन रही थी। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हैदर साहब ने मुझे किन नज़रों से देखा था। काश उस रोज़ हाजिया मुझे अपने साथ अंदर न ले जाती। खाला रो रही थी। खालू उठकर चले गए। अब मैं उम्र के इस हिस्से में थी कि हालात बखूबी समझ सकती थी। पहले तो मैंने सोचा कि बिल्कुल अनजान बन जाऊं, फिर सोचा कि खाला से साफ साफ बात करूं कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मगर खाला पूछ सकती थी कि मुझे इन बातों का इल्म कैसे हुआ। बेहतर यही था कि मैं खामोशी इख्तियार किए रखूं। उधर हैदर साहब फैसला किए बैठे थे। गर्ज ये कि बेटे नुमान हैदर अपनी ज़िद पर कायम रहे। बड़े साईं अपने वाहिद औलाद की ख्वाहिश पर राज़ी हो गए, ख़ास तौर पर उस वक्त जब उन्हें खालू की ज़ुबानी इस बात का इल्म हुआ कि तुम्हारे नाना का ताल्लुक़ अजमेर शरीफ के उस ख़ानदान से है जो हमेशा से ख्वाजा साहब की दरगाह की खिदमत गुजार रहे हैं। खाला और खालू को हैदर का शाजिया से रिश्ता ना होने का दुख ज़रूर था, मगर कभी उन्होंने इस बात का इजहार नहीं किया। मैंने अपने आप को वक्त के धारे पर छोड़ दिया। खाला को मेरी फर्माबरदारी का एहसास भी था और उन्हें मालूम था कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये नसीब की बात थी। उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की तरह मेरी शादी की। अल्लाह ने फिर उस घराने को नवाजा। मेरी शादी के कुछ अरसे के बाद शाजिया के रिश्ते की बात खालू के अपने ख़ानदान के एक नौजवान डॉक्टर से चल गई जो निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में एक आला ओहदे पर फायज था। बेटा नुमान, अब मैं उसकी शादी की तफसील में क्या जाऊँ। शाजिया भी अपने घर की हो गई और तुम्हारे अब्बा हैदर बिन हैदर मुझे शादी के बाद कराची ले आए। यहाँ तक अपनी ज़िंदगी के हालात बताने के बाद अम्मा थक चुकी थी। उन्हें अपने गुजरे हुए दिन याद आ गए। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। बेटे, मुझे मालूम है कि अभी बहुत से सवालात तुम्हारे जहन में घूम रहे होंगे, मगर बेटे तुम्हें मालूम है कि यादें माजी अजाब है और मेरा हाफिजा कायम है। मेरे थके हुए जहन को कुछ आराम करने दो। आगे के हालात तो मुझे बताने ही हैं। अब जब कि तुम्हारे अब्बा इस दुनिया में नहीं तो तुम पर एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ पूरा करना है। जो तुम्हारे वालिद का कर्ज तुम्हारे पर है। मगर अब इशा की नमाज पढ़कर सो जाओ, मुझे भी अपना वजीफ़ा पूरा करना है। बाकी बातें कल होगी। मेरे ख्यालात कुछ देर मुंतशिर रहे, मगर नमाज और दुआ के बाद नींद आ गई। सुबह आँख खुली तो फजर की अजान हो रही थी। ये भी अल्लाह की नेक हिदायत थी, वरना आँख खुलती तो सूरज चमक रहा होता। मैंने नमाज पढ़ी और सच्चे दिल के साथ दुआ की कि अल्लाह मुझे आने वाले वक्त में साबित कदम रखना और मैं वो काम करूं जिससे अल्लाह और उसका रसूल खुश हों और मेरी माँ का सुकून मिले। इस सुबह के बाद मैं एक नया पुरअज़म नुमान हैदर था। अब तो मुझे उस मिशन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, बकौल माँ के जिसका मुझे पूरा करना मेरे ऊपर अब्बा का कर्ज था। उस सुबह कॉलेज जाने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर माँ के इसरार पर जाना पड़ा। बेटा, तुम तालीम की तरफ से गफलत बिल्कुल नहीं बरतोगे। मैंने अम्मी को थोड़ा तंग करते हुए कहा कि मुझे ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, खुदा के फजल से मेरे पास सब कुछ है। वो कहने लगी, खबरदार जो तुम अपने पैसे पर कभी अकड़े। मैं अपने साथ लाखों की दौलत लेकर आई थी और तुम्हारे अब्बा के पास भी ख़ानदानी तौर पर फरावानी थी। तुम्हारे बाप को बड़े साईं ने एक भारी रकम देकर अपने से जुदा किया, जिसके मसलियत वही जानते थे। मगर तुम्हारे अब्बा ने दिन रात मेहनत की। ये उन्होंने अपने ऐशो इशरत के लिए नहीं किया, बल्कि अभी तुम्हारे इल्म में नहीं कि उनके तवस्सुत से कितने फलाही इदारे चल रहे हैं। फिर रात आई। ये तीसरी रात थी जब मैं माँ की ज़ुबानी उनकी कहानी या अपने ख़ानदान की कहानी सुन रहा था। माँ ने मुझे आगे कहानी सुनाना शुरू की। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।